हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अभी हमने नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको एक थोड़ा रफ आइडिया तो बाइनोमियल थ्योरम का एक दिया हुआ है। तो बाइनोमियल का मतलब टू के लिए था, तो मल्टीनोमियल का मतलब है बहुत सारे टर्म हो उनके लिए होगी, तो ये थ्योरम है मल्टीनोमियल थ्योरम। टू टर्म है बाइनोमियल, थ्री टर्म है ट्राइनोमियल, एन टर्म की बात होगी तो वो हो जाएगा मल्टीनोमियल। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर बात करते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आया था। अभी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ किया हुआ है ना, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर टेकन सम एट ए टाइम, तो उसी से रिलेटेड है कुछ ये। तो उससे भी तो आपने क्वेश्चन समझ लिया है। आज मैं उसको एक दूसरे तरीके से आपको करने का बताऊंगा मल्टीनोमियल थ्योरम की मदद से। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका अपना ये चैनल तो ही है जिसमें आपको सार तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये लिख देते हैं इसको। कोशिश मेरी यही है कि आपको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूं, वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ सारा का सारा देने की। और मेरी यही उम्मीद है कि आप भी उसको अच्छे से ईमानदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इसमें पता ना किसका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। मेरा सिर्फ यही होगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं दीवार को धक्का दे रहा था, जैसे दीवार को धक्का देते हैं ना कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो वैसा नहीं आना चाहिए फीलिंग, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आपका इस गणित सार चैनल में, और स्टार्ट करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से। लिख लेते हैं इसके बारे में। दो तरह के केसेस हैं इसमें, एक परमुटेशन के लिए और एक कॉम्बिनेशन के लिए। तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं इसमें पहले, केस फर्स्ट। और वो क्या है, इफ़ देयर आर एल ऑब्जेक्ट। पहले पूरी कहानी लिख लेते हैं और फिर समझ में तो जल्दी आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रॉब्लम होगी। कहानियाँ लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो कहानी लिख लेते हैं बस, उसके बाद फिर समझेंगे कि किस तरीके से हमें करना है। तो चलिए केस फर्स्ट लिखते हैं। इफ़ देयर आर एल ऑब्जेक्ट, इफ़ देयर आर एल ऑब्जेक्ट, इफ़ देयर आर एल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, there are L object of one kind, M object of second kind, M object of second kind, N object of third kind, N object of third kind, and so on, and so on. Then the number of ways of choosing, then the number of ways of choosing, then the number of ways of choosing R object, R object हम चूज करने जा रहे हैं आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट जो हमें गिवन है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट गिवन है, दीज ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट है कौन से, दैट इज करके लिख लेते हैं, एल प्लस एम प्लस एन करके जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हो इन्हीं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion of, in the expansion of, और एक्सपेंशन ऑफ में क्या लिखना है हमें देखते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ। और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं लिखना, क्या है, पहले है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x टू द पावर, पहले क्या दिया हुआ है, एल ऑब्जेक्ट के बारे में, तो एल के लिए हो गया। फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके दूसरा कहाँ तक दिया है, x टू द पावर m तक। और थर्ड में क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x टू द पावर n तक।
ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया उसने बोला है कि 4 ऑब्जेक्ट है फर्स्ट टाइप के, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स, पहले एक भी सेलेक्ट नहीं किया, एक्स टू द पावर 0, फिर एक सेलेक्ट कर लिया, फिर दो सेलेक्ट कर लिए, फिर 3 सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से एल तक सेलेक्ट कर लिए और उन सारे नंबर ऑफ वेज को हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली दूसरे वाले में एम टाइप के दूसरे थे, एम का मतलब जैसे 6 टाइप के दूसरे ऑब्जेक्ट होंगे, तो एक्स की पावर 0 से लेके एक्स की पावर 6 तक हमें जाना है। सिमिलरली एक्स की पावर 0 से लेके एक्स की पावर n तक जाना है। ये जो 1 लिखा है, इस 1 का मतलब क्या है, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 1, फिर एक्स टू द पावर 2, ऐसे ये भी क्या है, ये क्या है, एक्स टू द पावर 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई एक पहली कहानी। फर्दर दूसरी कहानी जो है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं, फर्दर करके लिख लेते हैं। फर्दर 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 इफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच काइंड, वन ऑब्जेक्ट ऑफ further if one object of each kind is to be included। अब देखो यहाँ पर जो कहानी है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार याद तो दिला ही देता हूँ। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर ऑब्जेक्ट, number of ways of choosing r object out of these object, कौन कौन से ऑब्जेक्ट, दैट इज l प्लस m प्लस n से लेके जितने भी दिए हुए हैं, इज द, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था, इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, और एक्सपेंशन ऑफ के बाद मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ हमने x टू द पावर 0 से स्टार्ट किया था। 0 से क्यों किया था, क्योंकि एक भी सेलेक्ट नहीं किया, या तो एक सेलेक्ट किया, या तो 2 सेलेक्ट किए, या तो 3 सेलेक्ट किया। यहाँ पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, कह रहा वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच टू, इफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच इज टू बी इंक्लूडेड, कम से कम एक ऑब्जेक्ट एक टाइप का तो लेना ही लेना है। इसका मतलब 0 सिलेक्शन तो लेना ही नहीं है, तो x टू द पावर 0 हमारे पास आएगा ही नहीं। बस यही आपको मुझे बताना था। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो x की पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 से लेकर x टू द पावर l तक, दूसरे में x टू द पावर 1 x टू द पावर 2 से लेकर x टू द पावर m तक, और थर्ड में भी x टू द पावर 1। ईच टाइप का कम से कम एक सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, तो इसलिए हमें जो है x की पावर 1 से इस सीरीज को ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। अब देख लेते हैं केस सेकंड के लिए। ये था हमारा कौन सा, ये हमारा जो था ऊपर वाला वो कॉम्बिनेशन के लिए था। ये जो हम कर रहे थे ये कॉम्बिनेशन के लिए था, कि जब भी कभी कॉम्बिनेशन की बात होगी तब हम ऐसे करेंगे, फॉर कॉम्बिनेशन चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परमुटेशन की बात होगी। अब तो लिख लेते हैं केस सेकंड, इफ़ देयर आर एल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, इफ़ देयर आर एल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, देयर आर एल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, एम ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड काइंड, m object of second kind, comma n object of third kind, n object of third kind, and so on, जैसे ऊपर लिखा हुआ है हमने, and so on, and so on, then the number of possible arrangement, then the number of possible arrangement, then the number of possible arrangement स्लैश करके लिख लेंगे परमुटेशन, अरेंजमेंट और परमुटेशन
of our object out of these object that is, फिर वही कहानी l plus m plus n up to dash dash is the coefficient of x to the power r is the coefficient of x to the power r in the expansion of और जो एक्सपेंशन है वो क्या है, r फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस, अब वहाँ पर x अपॉन 1 फैक्टोरियल x, वहाँ पर x एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर डिवाइड भी करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर l अपॉन l फैक्टोरियल। वहाँ पर सारी सीरीज हो जाती थी, यहाँ पर उनके फैक्टोरियल से और डिवाइड करना है, बस हमें ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। लास्ट में x टू द पावर l था, फिर m अपॉन m फैक्टोरियल, और सिमिलरली 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल से लेकर x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर आगे भी है तो इस तरीके से हम इसको मल्टीनोमियल थ्योरम कहते हैं। और इस पे बेस जो क्वेश्चन है वो भी एक कर लेते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या करेंगे। हमारे पास l ऑब्जेक्ट 1 काइंड के, m ऑब्जेक्ट 2nd काइंड के, n ऑब्जेक्ट 3rd काइंड के होंगे। तो उसने कहा है कि कम से कम 0 से स्टार्ट करोगे तो x की पावर 0 प्लस एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 2 से लेके n तक सारे कोफिशिएंट ले लेंगे, दूसरे में, तीसरे में, और सब में हम मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ r सेलेक्ट करेंगे। जैसे वो कह देगा, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि इंडिपेंडेंस है, उसमें से 4 लेटर ऑफ वर्ड बनाना है, तो 4 लेटर टेकन वर्ड बनाना है, तो 4 लेटर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 हमें चाहिए। ऐसे समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं तो फिर ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। ये तब के लिए है फर्स्ट वाला, फर्दर के ऊपर वाला कि जब 0 से स्टार्ट करना है। दूसरा वाला नीचे वाला कब के लिए, जब वो कहेगा कम से कम 1 से स्टार्ट करोगे, तब ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का। और नंबर ऑफ परमुटेशन में सिर्फ क्या डिफरेंस हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल से लेकर x टू द पावर l अपॉन l फैक्टोरियल तक ले लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। इसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है आपको सभी को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने पिछली क्लास में किया था, उससे भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो अभी ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे भी मैं ये क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मल्टीनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, find the number of combination and permutation, find the number of combination and permutation of 4 letter taken from the word examination। ठीक है, तो ये हमारा एग्जामिनेशन एक वर्ड दिया हुआ है, इससे हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताने हैं और परमुटेशन बताने हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने कई सारे पिछली क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें हम पहले 2 अलाइक, और जैसे 4 लेटर का बनाना है तो 2 सेम वाले, 2 डिफरेंट, 4 डिफरेंट, 3 डिफरेंट, 2 डिफरेंट, 2 सेम, 2 अलग, 2 सेम, 2 सेम, ऐसे करके हमने कई सारे केसेस बनाए हुए थे।
तो इसको पहले मैं अपने जो ऊपर हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है मल्टीनोमियल थ्योरम, पहले उससे आपको करके दिखाता हूँ और फिर अपने उस मेथड से भी करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों से रिजल्ट सेम आता है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया कि दो मेथड है हमारे पास। सेकेंड वाला मेथड हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा, लेकिन हमें कई सारे क्वेश्चन में फिर यही डायरेक्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कभी भी हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बाद में फंस सके, तो इसलिए हमें दोनों का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हम करेंगे कैसे। तो देखते हैं फिर। 4 लेटर वर्ड है हमारे पास, क्या क्या है, एक ए और ए है, 2 ए और ए हो गए, पेयर में 2 ये रिपीट हो रहा है। दूसरा कौन सा रिपीट हो रहा है, एक ए और ए रिपीट हो रहा है। दूसरा और क्या क्या रिपीट हो रहा है, आई और आई भी दिख रहा है रिपीट हो रहा है, आई और आई को रिपीट कर दिया। थर्ड एन और एन रिपीट हो रहा है तो एन और एन को कर दिया, आई हो गया, एन हो गया, और क्या बचा है, ई एक बार आ रहा है, एक्स एक बार आ रहा है, ई कॉमा एक्स कॉमा एम कॉमा टी और कॉमा ओ। ठीक है, ये पूरे के पूरे हमारे टोटल कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 यूनिट हमारे पास ये हो गई है। अब इस 8 यूनिट का हम करते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पहले निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा सा, वहाँ पर फॉर्मूला जो हमारा था वो क्या था नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का। तो पहले मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या था। तो इन्होंने बोला था, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का ये लिखा हुआ है कि 1 से स्टार्ट करना है, चूजिंग आर ऑब्जेक्ट। अगर एल टाइप के एक ऑब्जेक्ट 1 काइंड के हैं, एम टाइप के एक ऑब्जेक्ट सेकेंड काइंड के हैं, तो एल ऑब्जेक्ट है तो एल तक जाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अगर एल ऑब्जेक्ट है तो हमें पावर में एल तक जाना है 0 से स्टार्ट करके, या एम ऑब्जेक्ट है तो एम पावर तक जाना है, और अगर एन ऑब्जेक्ट है तो हमें एन पावर तक जाना है एक्स की पावर 0 से। तो बस वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, और जो डिफरेंट है वो एक ही एक होंगे, तो हम एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 1 तक जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर तो क्या आएगा, पहले वाले में देखिए इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितनी बार आएगा, एक बार ये ए के लिए हो गया। फिर दूसरा, इसको मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके लिए है, ये जो है फॉर ए के लिए है, ए और ए के लिए, ये है आई के लिए, और ये किसके लिए है, एन और एन के लिए, क्योंकि 2 बार हो रही, पावर 2 है तो 2 आएगा। यहाँ पर पावर डिफरेंट 1 है, तो अब इसके लिए जब बात करोगे तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 तक, ये ई के लिए हो गया। फिर सिमिलरली 1 प्लस एक्स दूसरे के लिए, एम के लिए या एक्स के लिए, फिर 1 प्लस एक्स एम के लिए, फिर 1 प्लस एक्स टी के लिए, और फिर 1 प्लस एक्स ओ के लिए। तो ये सब इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अच्छा हाँ, ऊपर आगे भी तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू बना देता हूँ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक्स की पावर 4 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने लेटर ऑफ वर्ड हमें बनाने हैं, आर के लिए था तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर लिया था, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 ले लेंगे। अब देखिए ज़रा, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, ये 3 बार हमें डायरेक्ट ये लिखना पड़ता, ये हमें 3 दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा, कितनी बार आ रहा, 5 टाइम्स आ रहा, तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 हो गया। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट ना लगा के इसको जनरलाइज कर देता हूँ ऐसे कि हमें a प्लस बी का होल क्यूब तो पता ही है, फिर मैं भी बता दूंगा कि इसको करने का दूसरा मेथड अभी आगे डिस्कस करूँगा। ये पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा दूसरा टर्म हो गया, a प्लस बी की होल पावर n। a प्लस बी की होल पावर n क्या होता है, और n की वैल्यू है 3। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, मैं यहाँ पर इसको a लेट कर रहा हूँ और इसको b लेट कर रहा हूँ। a प्लस बी की होल पावर 3 का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का b क्यूब प्लस 3a और b
और साथ में कितना आ जाएगा a प्लस बी, ये बन गया। और इसकी मल्टीप्लाई जो इसके साथ होगा वो 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा अंदर भेजते हैं सभी को, फिर इसका एक और मैं मेथड बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा जनरलाइज कर दूंगा फिर बताऊंगा। ये 1 प्लस एक्स क्यूब का जब 5 के साथ होगा तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 6 आ जाएगा और 1 प्लस एक्स की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ समझना जरा, यहाँ सबका मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 3 का 1 प्लस एक्स का और एक्स स्क्वायर का इसके साथ और साथ में फिर इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 हो जाएगी और ये तो 7 हो जाएगी भाई, 5 6 और 7 और प्लस 3x। अब इसका 3 का 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का इसके साथ, भाई 1 प्लस एक्स के साथ तो अब नहीं होगा, तो अब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स, भाई 3 आ गया और 1 प्लस एक्स एक यहाँ पर है और यहाँ पर 5 टाइम्स है, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 1 प्लस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 3 1 प्लस एक्स। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है तो और एक एक्स स्क्वायर यहाँ और भी है, तो ये इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका इसके साथ दोनों को अलग अलग कर लीजिए। मैं यहाँ पर चाहिए लिख भी देता हूँ अगर आपको कोई डाउट है तो 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आएगा और 3x की पावर 4 ये आएगा, यही तो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देख लीजिए अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा एक मिनट, एक यहाँ पे 1 प्लस एक्स तो और बचने का ना, यहाँ पे तो हमने करा दिया, यहाँ नहीं कराया, तो यहाँ पर और कराना पड़ेगा हमको क्योंकि ये 1 प्लस एक्स इसके साथ भी तो है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स और आ जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है तो 7 और 3x की पावर 4 और यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस एक्स की होल पावर 6। अभी मैं यहाँ पर कोई फार्मूला डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फिर अभी मैं एक और तरीका बताऊँगा आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, अब जरा देखिए यहाँ पर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 ढूंढने जा रहा हूँ, क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर 8 को, तो आपने पढ़ा है कि 8c0 आएगा प्लस 8c1x आएगा प्लस 8c2x स्क्वायर आएगा, 8c3x क्यूब आएगा, 8c4x की पावर 4 आएगा। तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 प्लस एक्स में क्या आएगा, तो ये 1 प्लस एक्स की होल पावर, या एक काम करता हूँ ना यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्यों एक लाइन और बर्बाद करनी। अब हम यहाँ पर सीधे ये काम करने जा रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकाल रहे हैं इसके लिए। तो जब इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 8c4। ये किसके लिए है, x की पावर 4 का। जरा इसमें x की पावर 4 का कोई कोफिशिएंट मिलेगा क्या, मिलना ही नहीं है क्योंकि जो भी आएगी पावर, अगर 0 भी पावर आई तो भी 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको टेंडिंग टू 0 बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 तो आने से ही रहा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट भगाओ ना। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर तो 3x स्क्वायर तो है, तो 3 तो है ही है, साथ में x स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ x स्क्वायर का टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो 7c0 7c1x 7c2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर पहले से वेट कर रहा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली x की पावर 4 हो जाएगा। तो 7c2 x टू द पावर 4 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर अब में पहले से ही है और एक्स स्क्वायर अंदर से ढूंढना पड़ेगा, तो x की पावर 4 अपने आप मिल जाएगा। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर का ढूंढ लिया। यहाँ पर x की पावर 4 ऑटोमेटिकली पहले से ही है, तो अंदर से सिर्फ 1 ही आने वाला है क्योंकि 1 ही बचेगा, बाकी सब तो गायब हो जाएगा। गायब मतलब क्या हो जाएगा, बाकी आएंगे बहुत सारे टर्म लेकिन x की पावर 4 नहीं मिलने वाला, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा ये। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। x की पावर आप चाहें तो यहाँ पर नोट करके देख भी सकते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 8 को ओपन करके देखेंगे तो 8c0 8c1x 8c2x स्क्वायर 8c3x क्यूब 8c4x की पावर 4 तो यहाँ मिलेगा। x की पावर 6 का किसी के साथ मल्टीप्लाई है, अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली नहीं है, तो 6 या 6 से बड़ा ही टर्म बनने वाला है, तो x की पावर 4 0 हो गया। दूसरे में हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास
अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहूँ कि अगर आप बताइए कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो हम बोल देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना है, 3 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ कि भाई 3x की पावर 6 में, अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा इसमें, तो यहाँ से 3 और यहाँ से x स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, तो 3x स्क्वायर होगा फिर, क्योंकि यहाँ से इसको ऐसे ही लिखोगे ना 3x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4। तो पहले ही x स्क्वायर है हमारे पास और हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो अंदर से हमें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और x स्क्वायर बाहर वेट कर रहा है। तो फिर ये हो गया 7c2, 7c0, 7c1 और 7c2 x स्क्वायर आ जाएगा। फिर तीसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पर 1 है, x की पावर 4 है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म पक्की बात है 1 ही आने वाला है, तो ये हो गया। 8c4 को सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3, 7 इंटू 6 अपॉन 2 और प्लस 3, इसी को सॉल्व कर लेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 8c4, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 9 7 जा 63 और ये प्लस 3 हो जाएगा। इसको भी कट कर देते हैं, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, 2 जा 70, 70 प्लस 66, तो कितना हो जाएगा ये 6 और 7 और 6 13, तो ये हमारा 136 आंसर आ गया। तो ये इतनी मेहनत के बाद यहाँ से हमने जब इसको यूज़ किया अपनी थ्योरम को, मल्टीनोमियल थ्योरम को, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए बात करते हैं, ज़रा इसका कॉम्बिनेशन निकाल दिया, अब हम परमुटेशन की बात करते हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे आएगा। नंबर ऑफ, अभी हमें परमुटेशन भी तो चाहिए ना, अभी तो हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन ही निकाला है, यानी अभी हमने केवल सिलेक्शन का निकाला है, अभी हमें परमुटेशन और निकालना है। तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ एक बार और। कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x टू द पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, और देख लेते हैं एक बार फार्मूला, ऊपर याद भी आ जाएगा हम लोगों को। ये लिखा हुआ है r फैक्टोरियल आता है, जिसका कोफिशिएंट चाहिए वो r फैक्टोरियल के साथ में सीरीज तो बनती है, लेकिन साथ में अपॉन में फैक्टोरियल से डिवाइड भी होता है। जैसे l है तो l तक जाएगा लेकिन l फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, m तक जाएगा लेकिन m फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, n तक जाएगा लेकिन n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पर वो भी बात कर लेते हैं, चलिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 फैक्टोरियल, और पहली वाली सीरीज में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 3 टाइम्स तक आएगा, जैसे वहाँ पर आया था 3 टाइम्स तक। एक बार लिख देता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई कर ही देना चाहिए था, लेकिन चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं। और 1 प्लस एक्स जो है वो कितने टाइम तक आएगा, 1 प्लस एक्स 5 टाइम्स तक, क्योंकि वहाँ पर 5 जो है वो डिफरेंट लेटर थे, या तो वो सेलेक्ट करेंगे या तो वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। 1 का मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, और x की पावर 1 का मतलब कि x के एक बार सिलेक्शन हो गया। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर 3 और 1 प्लस एक्स की होल पावर 5। जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, वैसे तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलिए एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये a हो जाएगा और ये पूरा का पूरा b हो जाएगा, a प्लस बी की होल पावर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 4 फैक्टोरियल, जरा a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 6 अपॉन 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, और b में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और a प्लस बी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और साथ में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर
जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स क्यूब तो है ही है, तो पावर 8 हो गई। ये x की पावर 6 के साथ अपॉन में 8 आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस यहाँ पर जरा मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन देखते हैं क्या होगा। 3/3x² 2 और 1 प्लस एक्स एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 5 6 7 और यहाँ पर 3x की पावर 4/2 1 प्लस एक्स की होल पावर 6। इसमें किसी को कोई डाउट है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप बताइए, नहीं तो इसी के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। पहले कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर 8 में, तो 4 फैक्टोरियल तो सबके साथ मल्टीप्लाई में है ही, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। इसका कितना मिलने वाला है? पहले वाले का मिलेगा 8c4, सबको पता है 8c0 8c1x 8c2x², 8c3x³ 8c4x⁴। दूसरे वाले का देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसमें क्या मिलेगा? इसमें पक्की बात है कि इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें मिलेगा 0, बड़ा सा एक 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 तो रहेगा ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 0, क्योंकि x की पावर 6 से स्टार्टिंग हो रही। यहाँ पर जो तीसरा वाला है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में x² है तो अंदर सिर्फ x² वाला ही टर्म चाहिए, तो बिल्कुल सेम वही डिट्टो कहानी है। 3/2 7c2 आ जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पर 3/2 2 ये 2 और ये 2 मिला के हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 3/4 ओके 3/4। और बाकी x की पावर 4 का कोफिशिएंट अंदर से तो 1 ही आने वाला है, क्योंकि x की पावर 4 ऑटोमेटिकली हमको चाहिए, तो अंदर 1 ही चाहिए, और 1 जब एक्सपैंड करोगे तो 1 ही मिलने वाला है। 4 फैक्टोरियल 24, 8c4 अभी हमने सॉल्व किया था 70 आया था, 3/2 7 6 7 × 6/2 प्लस 3/4, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 24 × 70 प्लस 2 से कट करेंगे तो 2 3 6 3 3 9 7 63/2 और प्लस कितना हो जाएगा 3/4। 4 एलसीएम ले लेते हैं, 24 तो था ही, 4 एलसीएम हो गया, 7 4 280 हो गया, ये हो गया 126, डबल हो गया ये 3, तो ये 4 6 24 हो गया, तो 6 × ये 6 और 3 9 हो गया, और 2 और 8 10 0, 2 और 1 3 और 1 4, 6 4 24 और 6 9 54, क्योंकि 0 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नंबर ऑफ परमुटेशन जो है वो 2954 होंगे, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे 136 होने वाले हैं, जो अभी हमने ऊपर निकाला था 136। अब इसको मैं आपको उस मेथड से भी करके दिखाता हूँ, अभी पिछले टर्न की बात है, ज़्यादा पहले की बात नहीं, पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं उसको, कि अब हम इसका दूसरा मेथड करने जा रहे हैं जो हमने पढ़ा था पिछले टर्न पे, सेकंड मेथड, और यही अब हमें करना ही होता है क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है और जल्दी आंसर आता है। प्रैक्टिस के बाद तो ऊपर वाला भी इजी लगेगा, लेकिन ये वाला मेथड हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। फिर वही ऊपर वाली कहानी नोट कर लेते हैं, क्या क्या था एग्जामिनेशन वर्ड में, 3A 2A 2I 2N और EXEMTO क्या क्या है, 2A है हमारे पास, वर्ड यहाँ लिख लेते हैं EXAMINATION, एग्जामिनेशन, तो 2 बार A आ गया, 2 बार I आ गया, 2 बार N आ गया, E आ गया, X आ गया, M आ गया, T आ गया और O आ गया। तो पेयर जब जरूरत पड़ेगी तो 3 पेयर है हमारे पास, सिंगल की जरूरत पड़ेगी तो टोटल यूनिट जो है वो हमारे पास, टोटल यूनिट वो कितनी हो गई, तो 1 2 3 और 5, टोटल यूनिट 8 हो गई। 8 में से ही हम सेलेक्ट करेंगे अपने वर्ड्स को। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि जब चारों लेटर जो है वो डिफरेंट होंगे तब क्या होगा, 4 लेटर आर डिफरेंट। केस फर्स्ट क्या होगा, इफ 4 लेटर आर डिफरेंट, जब चारों के चारों डिफरेंट लेटर होंगे तब क्या होगा। तो 8 है हमारे पास टोटल, तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ ही निकालूंगा मैं, आप दोनों को चेक कर लीजिएगा, फिर मैं परमुटेशन पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। कॉम्बिनेशन भी दिख ही जाएगा, सामने सामने होगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। अभी दोनों ही लिख लेंगे। तो 4 लेटर हैं तो सिलेक्शन करना है, तो 8 में से मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 4 डिफरेंट लेटर लेने पड़ेंगे और उनको अरेंज करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 8C4, और जब इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारा वो क्या आ जाएगा, परमुटेशन आ जाएगा। तो 8C4 अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, 70 आया था और ये 24 आ गया। तो इसको अभी मल्टीप्लाई हम लोगों ने ऊपर किया हुआ था, 70 इंटू 24। अच्छा यहाँ नहीं किया है। 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 4 18, 1 14 और 2 हुआ 1680। 7 4 जा 28 2 आया और 7 2 जा 14 15 16। ओके, फिर केस सेकेंड जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, हमने चारों डिफरेंट ले लिए, चारों सेम ले लें। क्या वो केस बनेगा क्या कि चारों सेम आ जाए? 4 सेम कैसे ले लोगे भाई, 2 ही 2 तो सेम है। अगर 4 ए आए होते तो उसका एक केस बन जाता। 4 सेम का क्रॉस कर दिया। 3 सेम हो जाए, एक डिफरेंट, वो भी नहीं है। 3 डिफरेंट हो जाए, एक सेम हो जाए। एक सेम का क्या मतलब होता है, 2 सेम होते हैं, एक सेम का क्या मतलब है? आप किसी एक आदमी से थोड़ा ना कहते कि आप सेम हो, आप दोनों सेम और सेम है ना, आप दोनों ट्विन से, कोई एक आदमी अपने तरीके का तो होता ही होता है। तो फिर ये भी नहीं हो सकता, 3 का केस भी गया। पेयर वाइज ले लेते हैं, अगर हम एक पेयर ले लें, 1 पेयर ले लेते हैं और 2 डिफरेंट ले लेते हैं, एक पेयर ले लेते हैं 2 डिफरेंट, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे देखते हैं हम। एक पेयर लेना है, मुझे सेलेक्ट करना है, मेरे पास 3 पेयर हैं, 3 यूनिट है, उनमें से कोई एक पेयर लेना है और उसके बाद उसको जो है अरेंज कर देना है। अच्छा, 3 पेयर में एक पेयर ले लिया तो एक का काम तो हो गया, लेकिन अभी हमारे पास 2 डिफरेंट भी लेना है। तो जब मैंने यहाँ पे टोटल 8 थे, 8 में से सपोज करिए मैंने ये वाला ले लिया, ये ले लिया, तो मेरे पास अभी भी टोटल कितने बचे हैं, 7 तो बचे हैं ना। तो इन 7 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हीं 7 में से मैं अब सेलेक्ट करूँगा बाकी बचे हुए 2, तो 7C2, और उसके बाद इसको परम्यूट भी तो कराऊंगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और अच्छा यहाँ तो 2 आएगा नहीं क्योंकि ये तो 2 डिफरेंट है, तो 1 1 करके हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 आ जाएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा। 1 मिनट, 7 इंटू 6 42/2 21 आ जाएगा, और यहाँ 4 फैक्टोरियल 24/2 करेंगे तो सीधे लिख देते हैं 12 आ जाएगा। तो ये हो गया 63 इंटू 12, 63 इंटू 12, 12 3 जा 36, 3 12 6 जा 72, 73 74 75, तो 756 आ गया। ये दोनों जो है वो, ये जो है वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बता रहे हैं और ये परमुटेशन हो रहा है, परम्यूट करा दिया हमने उसको, तो टोटल परमुटेशन इतने हो सकते हैं। केस 3 देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, एक पेयर लिया, 2 डिफरेंट लिए। अब हम ये भी तो कर सकते हैं जैसे पिछले केस में हमने किया था कि एक पेयर सेम टाइप का और दूसरा पेयर भी सेम टाइप का। 2 पेयर मत लिखो यहाँ पे, 1 पेयर सेम टाइप, मतलब एक ही टाइप के 2 पेयर ले लिए, एक पेयर एक टाइप का और एक पेयर दूसरे टाइप का। मीन्स मैं बना के भी दिखा देता हूँ कैसे। हमारे पास जैसे 2 लेटर है ना, एक ए आई आई, ऐसा भी हो सकता है, या हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि एन एन आई आई हो जाए, ऐसे केसेस भी तो बनेंगे। ये एक पेयर डिफरेंट है, एक पेयर सेम है तो ए, और 2 डिफरेंट है तो ई और एक्स हो गया, ऐसा बन सकता है। बात समझ में आ रही ना? तो 1 पेयर एंड 1 पेयर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो मुझे 2 पेयर सेलेक्ट करने, मेरे पास कितने यूनिट है पेयर सेलेक्ट करने की, 3, तो 3 में से कोई 2 मैं ले लेता हूँ। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 3 पेयर में से कोई 2 सेलेक्ट किया, और बस 4 ही तो बनाने थे, 4 में से मैंने 2 को सेलेक्ट किया, 2 पेयर सेलेक्ट किया, तो यहाँ भी फिलअप हो गया और यहाँ भी फिलअप हो गया। तो 3 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया और उनको अरेंज कर देता हूँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 3C2 3C1 3 हो गया, और 4 इंटू 6 हो गया 3 फैक्टोरियल, और ये भी 4 हो गया, तो 6 3 जा 18 आ गया ये। तो अब 18 आ गया, 756 आ गया, और 18 756 और 1680, ये 3 हमारे आंसर आ चुके हैं। इन्हीं तीनों को हमें प्लस करना है और अपना आंसर देखना आ रहा है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू, पहला है 1680, दूसरा है 756 और थर्ड है 18। तो 8 और 6 14 का 4 हो गया, 1 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 8 15, 1 1 और 7 8 8 और 6 14 और 1 और 1 2 2 4 5 4। फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, इतनी मेहनत के बाद 2 4 5 4 हमारा आया था। और उसमें भी हमने कॉम्बिनेशन अलग नहीं किया, हम चाहें तो कॉम्बिनेशन भी अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहानी है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ी मल्टीनोमियल थ्योरम की, वो क्या कहानी है। उससे रिलेटेड और भी मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर का किसी और चैप्टर से भी लेना देना होता है, तो हम पूरी बातें नहीं कर पाते हैं। तो अभी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और एक पॉइंट, कि जैसे हमने अभी बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करें, तो बाइनोमियल थ्योरम में अगर हमें 1 + x की होल पावर -n का कोएफिशिएंट निकालना है किसी का, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे वहाँ पर, और फिर अभी आ जाएंगे अपने पुराने क्वेश्चन में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेते हैं, ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। वो अगर हमें पता होगा तो फिर इसको एक फार्मूले की तरह ही हमें ध्यान रखना है। ये एक फार्मूला ही आप समझ सकते हैं कि ये एक फार्मूला है। और ये है क्या, वो लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ 1 - x की होल पावर -n, या एक मिनट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ऐसे लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion of 1 - x की होल पावर -n। तो ये होता है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, n + r - 1 cr - 1। ये हम बाइनोमियल में भी पढ़ेंगे इसको। ये हमारा एक रिजल्ट होता है जो हमें ध्यान रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r जो होता है, ये फार्मूला तो याद होगा आपको, पहले भी हो चुकी बातें, n + r - 1 cr - 1। तो ये फार्मूला तो कोई नया नहीं है। हाँ, ये चीज़ जो है वो नई हो गई है, क्योंकि उसने कहा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, और 1 + x की होल पावर 1 - x की होल पावर -n के एक्सपेंशन में हमें x की पावर r का कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x की होल पावर -n। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पर मैं एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। जैसे हमारे पास सपोज कर लिए एक इक्वेशन है हमारे पास 1 - x to the power -1। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। पहले तो इसी को समझते हैं कि ये कैसे आया, 1 + x + x² + x³ अप टू डैश डैश डैश। ये जो टर्म होते हैं ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। अभी आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि 1 + x की होल पावर n होता है। n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो बनेंगे वो बनते हैं n + 1। ठीक है ना, ये डाउट नहीं रहना चाहिए। और n अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, ठीक है ना, अभी आगे हम नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन भी बाइनोमियल में करेंगे, तो फिर वहाँ पर जो है उसका नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म वो अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, ये एक पहला फार्मूला हमारा ये होता है, फार्मूला नंबर 1, जिसका हमें याद रखना है कि 1 + 1 - x की पावर -n का ये होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसको मैं जीपी से भी आपको अभी प्रूव करके दिखाता हूँ, और फिर अभी इससे भी करेंगे, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है उससे भी करके दिखाऊंगा अभी आपको। पहले जीपी से आपको सिंपल लगेगा, क्योंकि जीपी अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं काफ़ी कुछ जीपी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जीपी की सीरीज़ दिख रही है कि नहीं, ये जीपी की सीरीज़ है। पहले तो इसको फार्मूले को बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि ये भाग ना पाए। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला नंबर 1, बल्कि इसको फार्मूला नंबर बोल देते हैं। ये भी नंबर 1 नंबर 2 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है, 1 - x की पावर। अब जरा मैं देखता हूँ कि इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
इस सीरीज़ को नोट कर लिया 1 + x स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक। क्या ये जीपी की सीरीज़ नहीं है? ये जीपी की सीरीज़ है कि नहीं है? सीरीज़ ऑफ जीपी है। क्यों जीपी की सीरीज़ है? क्योंकि फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1 आ रहा है, और कॉमन रेशियो अगर हम देखें तो x सेकेंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकेंड, फोर्थ बाई थर्ड, ये सब के सब x आ रहा है, तो ये जीपी की सीरीज़ है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो a की वैल्यू क्या है 1 और r की वैल्यू है x, तो 1/1 - x। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 - x की पावर -1? तो देखिए यही तो डिराइव हो गया, हम RHS को लेके चल रहे थे और ये LHS हमारा आ गया। तो अब बात समझ में आ गई ना कि ये चैप्टर सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जीपी में भी हम कह सकते हैं कि भाई 1 + x स्क्वायर है अप टू इन्फिनिटी तक, तो उसको 1 - x की पावर -n बोल दो। अब जरा देखना जो मैंने ऊपर लिखा उससे मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ वो भी जरा समझना है यहाँ पर। एक तो ये मेथड हो गया प्रूव करने का। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई कोफिशिएंट ऑफ, फिर से एक बार लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x की पावर -n इज क्या होता है n + r - 1 c r - 1। देखना कैसे होता है, यहाँ पर समझना थोड़ा सा बात को। अभी हमने बाइनोमियल पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हमें हो रही है, नहीं तो अभी बाइनोमियल पढ़ा होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। 1 - x की पावर -1 है, ठीक है, 1 - x की पावर -1 है। तो जरा पहला टर्म इसका देखते हैं क्या बनेगा। 1 + x की होल पावर n का जो टर्म होता है वो क्या होता है, तो जरा इसको जरा ओपन करके देखते हैं। तो पहला आएगा 1, ठीक है ना। क्यों 1 आएगा? क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पे पहला r की जगह पे 0 रख दो जरा यहाँ पे, तो ये तो कोई टर्म ही नहीं बना ना, 0 रखने पे तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पे हमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं देखो इस तरीके से भी तुम्हें समझा सकता हूँ कि भाई एक तो ऐसे करके देखो, सब में जरा वैल्यू पुट करके रख के देखो। जैसे पहला वाला टर्म जो बनेगा वो तो 1 आ रहा है, क्योंकि 1 की सीरीज़ में पहला टर्म तो 1 बनेगा ही बनेगा। फिर c के बारे में देखना, जब r की जगह पे 1 रख रहा हूँ तो 1 + 1, अगर तुम्हें मैं याद दिलाऊं तो तुमने ये फार्मूला तो पढ़ा ही है भाई, 1 + x की होल पावर n का, याद है? nc0 + nc1 × x, याद है? प्लस nc2 x स्क्वायर, ये तो हमने बात भी की थी, ये हमें याद है, ये हमने अभी PNC में पढ़ा भी था और बाइनोमियल में भी हम पढ़ेंगे। उसी से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो nc1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये हर एक का कोफिशिएंट ये आएगा n + r - 1 c r - 1। कैसे? 1 प्लस यहाँ पर जरा रखो, सेकंड वाले टर्म में रखोगे तो क्या आएगा, x की पावर r का मतलब है कि जैसे r की वैल्यू 0 रखा तो x की पावर 0 रखा, फिर x की वैल्यू जरा r की वैल्यू 1 रख दो, क्योंकि 0 रखोगे तो यहाँ पे तो निगेटिव आ जाएगा, तो पहले टर्म को तो तुम छोड़ ही दो। फिर दूसरे टर्म से यहाँ r की वैल्यू जरा 2 रख के देखो, तो जब 2 यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर भी नीचे भी 2 रखोगे और ऊपर भी 2 रखोगे, मतलब यहाँ पर n r की जगह पे जहाँ जहाँ r दिख रहा है वहाँ 2 रख के देखो, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे 1 + 1 - 1 c1 - 1 और इंटू में x। फिर दूसरा रख के देखो, यहाँ पे 1 प्लस r की जगह 2 रख के देखो, 2 सेकेंड थर्ड टर्म है तो r की जगह पे 2 रखेंगे, यही तो होगा ना। पहले r की जगह 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रख देते हैं, c2 - 1 × x स्क्वायर। फिर 1 + 3 - 1 c3 - 1 × x³। ऐसे करते 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 लास्ट वाले टर्म तक पहुंच जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक। तो 1 प्लस यहाँ जरा देखो 1 और 1 कट हो जाएगा, यहाँ c0 आ जाएगा, तो 1c0 × x ये आएगा 1c। यहाँ पर कितना आया, अच्छा r की जगह पे 1 रखा हमने, तो 1 + 1 - 1 c, एक मिनट, ये r - 1 कैसे कर दिया मैंने, यहाँ पे तो r कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - x की होल पावर -n इक्वल टू, एक मिनट, ये माय मिस्टेक, क्या गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए भाई। यहाँ पर n + r - 1 c r है, n + r - 1 c r, ओके, n + r - 1 c r है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ,
तो n प्लस आर माइनस वन सी आर करेंगे आप यहाँ पर, तो ये दोनों गायब कर दीजिए जरा, n प्लस आर माइनस वन सी आर। इसको हम बाइनोमियल में बहुत अच्छे से करने वाले हैं अभी आगे। तो n प्लस आर माइनस वन सी आर कर लेते हैं यहाँ पर। तो n प्लस आर माइनस वन सी आर जैसे ही आप यहाँ करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ r की जगह 3 रखा तो 3 आ जाएगा। अब तो बात क्लियर है। तो यहाँ पर जहाँ मैं C0 लिख रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि C0 इसलिए मुझे समझ में आया कि C0 तो पहले ही आना चाहिए था ना, ये तो पहला टर्म है तो C1 ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता चली अपनी गलती। तो 1C1 इंटू एक्स हो गया, फिर दूसरे में 2C2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या आया 3 प्लस 1 4 माइनस 1, तो 3C3 एक्स क्यूब आ गया और अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इस तरह हमको समझ में आया कि देखो 1C1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू एक्स आ गया, प्लस यहाँ भी 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 3C3 भी 1 इंटू एक्स क्यूब हो गया अप टू डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो हमारी सीरीज तो यही आ गई ना, हमें सबका कोफिशिएंट 1 लाना था। तो सबके कोफिशिएंट को 1 लाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ा, इस टाइप से ब्रेक करना पड़ा कि n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अब जरा मैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन का जैसे मैंने फार्मूला बनाया, उसी तरीके से वह 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का फार्मूला एक बनाता हूँ। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी इसका बनाया, इसी को देखते हुए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का भी बनाते हैं। 1 माइनस ये फार्मूला नेक्स्ट हो जाएगा, इसको पहले मैं लिख देता हूँ। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 का, तो ये होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ये भी हम AGP पढ़ेंगे, तब आगे पढ़ेंगे इसको। और ये हो जाएगा r प्लस 1C1 इंटू एक्स टू द पावर r अप टू इन्फिनिटी तक। फिर हम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 का भी याद करेंगे। 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर अप टू डैश डैश डैश। r वाला टर्म जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा r प्लस 2C2 एक्स टू द पावर r और अप टू इन्फिनिटी तक। फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का पढ़ेंगे हम, माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4। 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 4, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 4x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 20x क्यूब अप टू डैश 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 r प्लस 3C3 और इंटू एक्स टू द पावर r अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x की पावर r का कोफिशिएंट सब में वही फार्मूला वैलिड हो रहा है। अभी मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर x की पावर r का बन रहा है, इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट ये बन रहा है, इसमें ये बन रहा है। कैसे बन रहा है वो यहाँ पर जो फार्मूला लिखा हुआ है उसी से मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये सारे फार्मूले हमको पता होने चाहिए, फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। देखो, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n थी, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या बना था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर बना हुआ था। जरा देखो, जरा n की जगह पे 2 रख के देखो, पुट n इक्वल टू 2। जरा n की जगह पे 2 रख के देखो तो क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। n की जगह पे 2 रखा है तो 2 प्लस r माइनस 1 C2, तो 2 प्लस 1 1, तो 1 प्लस r या r प्लस 1 C2, यही तो बनेगा n की वैल्यू 2। अच्छा, यहाँ पर क्या r है, तो एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको n प्लस r माइनस 1 CR। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, n प्लस 2 प्लस r माइनस 1 CR। तो ये बन गया 1 प्लस r CR, और इसी को NCR को NCN माइनस r भी लिख सकते हैं। तो जब n माइनस r लिखोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, NCR इक्वल टू NCN माइनस r, ये प्रॉपर्टी लगा दिया है। तो हम इसके लिए तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सबके लिए हम दिखाई दे रहा हमको कि जो सीरीज है हमको ये बनाना है, कोफिशिएंट हमको ये बनाने की, सेकंड 3 आए, थर्ड 6 आए, तो फिर हमें जो जनरल टर्म है वो यही होना चाहिए। फर्स्ट वाला 4 आए, फिर 10 आ जाए, फिर 20 आ जाए,
तो फिर जो x की पावर r का कोफिशिएंट है वो यही होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर जरा r की वैल्यू तुम रख दो, यहाँ पे r की जगह 0, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म r की जगह 2 रखोगे, तो 2 रखोगे तो 5c3 बन जाएगा, 5c3 और 5c2, 5c3 5c2 सेम होते हैं, 5c3 और 5 4 जा 20/2 10, देखो आ गया ये। तो r की वैल्यू 0 रखा, फिर 1 रखा और फिर 2 रखा। जैसे r की वैल्यू 0 रखेंगे इस वाले में तो 3c3 बन जाएगा, 3c3 1 होता है। r की वैल्यू 1 रखोगे तो 4c3 बन जाएगा, 4c3 क्या होता है 4 होता है, यहाँ दिख रहा है ये 3c3 बना, ये क्या बन गया 4c3। ये क्या बन जाएगा, r की जगह पे 2 रखोगे तो 5c3। तो इस तरीके से x की पावर r का कोफिशिएंट n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये सॉरी n प्लस आर माइनस 1 सी आर बनेगा, या n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1 ये बोल सकते हो, क्योंकि एन सी आर को एन सी एन माइनस आर बोल सकते हैं, तो उससे हम इसको लिख सकते हैं। अब ये सब बातें मैंने क्यों बताई है, इस तरह के क्वेश्चन अभी आएंगे हमारे सामने, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए ये बातें हमारी सब अभी हुई है। अब जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने जो ये पढ़ा है ये हमारे किस काम का है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी, n माइनस आर करोगे ना तो n से r कट हो जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 माइनस आर, तो ये n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये दोनों ही चलेंगे, चाहे आप जो भी लगा दें। वैसे n प्लस आर माइनस 1 सी आर आप लगाए ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एन सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर। ओके बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। तो ये हमें फार्मूला, मेन हमारा यही फार्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन अगर है तो क्या हो जाता है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। अब देखिए वहाँ पर हम उस फॉर्मूले के चक्कर में पढ़े थे तो वो दिमाग में वही था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, नहीं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर है, या तो n प्लस आर माइनस 1 सी एन माइनस 1। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने ये सब क्यों पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 4 फ्रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग exactly 4 fruits, exactly 4 fruit exactly 4 fruit from 5 apple 4 mangoes, apples लिख देते हैं, 4 mangoes and 3 oranges। अब यहाँ पर बात को समझना कि यहाँ पर मैं मल्टीनोमियल थ्योरम से इसको कैसे करूँगा। आप भी धीरे धीरे करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले अपना फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर, और नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट चाहिए होता है, x टू द पावर, जितने फ्रूट सेलेक्ट करने हैं तो वो है हमारे पास एग्जैक्टली 4, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ। पहला किसके लिए है, पहला है किसके लिए, एप्पल्स के लिए, तो या तो एक भी एप्पल नहीं, x की पावर 0, या तो एक एप्पल या 2 एप्पल या 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, x की पावर 5 तक ये सीरीज जाएगी। दूसरी सीरीज कहाँ तक जाएगी, दूसरी सीरीज जो है वो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 तक जाएगी। तीसरी सीरीज जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब तक। यानी इन तीनों के मल्टीप्लाई में हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए।
अब यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वैसे ये भी बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फार्मूला क्या है। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला हम पहले भी बात कर चुके हैं और कई जगह यूज़ भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ है वो जीपी की बन रही है, तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। देखो ये जीपी की सीरीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये जीपी की सीरीज़ है, तो जीपी के एन टर्म का सम लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा जीपी के एन टर्म का सम, देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 और जीपी के एन टर्म का सम क्या होगा, ए की वैल्यू 1, 1 माइनस आर की वैल्यू एक्स, और एन जो है वो 5 है कि 6 है, तो ये बन जाएगा 5 तो टर्म दिख रहा है और एक और 1 है तो 6 हो गए, तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, और थर्ड वाले के लिए 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब देखो यहाँ पर सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये तो सब कर लेते हैं, इसके बाद प्रॉब्लम आएगी। 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है, और 3 1 माइनस एक्स अपॉन में है, तो होल पावर -3 आ गई। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले वो कहानी पढ़ी थी ना, 1 माइनस एक्स की पावर -n, वो इसी के लिए पढ़ी थी, अभी इसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये वही तो लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर -n। अब यहाँ पर ज़रा हम देखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं तो समझ में आएगा कि हम निकालने बैठे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कोई भी x की पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा क्या? यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर 5 है, 6 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 यहाँ पर कोई टर्म मिलेगा नहीं। तो क्या मैं इन दोनों को डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इससे ना तो इससे, दोनों से क्या मिलेगा, 0। सिर्फ इतना ही पार्ट बचने वाला है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 मिलने की उम्मीद है। तो अब जरा इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, और जरा 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन x टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब यहाँ फिर फार्मूला एक बार लिख देता हूँ कि फार्मूला हमारा क्या है। फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर -n इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस 1 सी आर। तो अब जरा इस वाले में देखते हैं, पहले इस वाले में फर्स्ट वाले में लगाते हैं, इस वाले को देखते हैं यहाँ पर क्या फार्मूला यूज़ होगा, इसी को देख लीजिए। तो n की जगह पे कितना है, ये n है, तो n की वैल्यू 3 है, -3 मत बोल देना क्योंकि n माइनस n है ना, तो n की जगह पे तो n ही रखना है, माइनस से माइनस कंपेयर कर लिया, तो n प्लस आर माइनस 1, तो 3 प्लस r की जगह पे 4 माइनस 1 सी 4, यही तो होगा 3 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस, जरा इसको ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द दिस, तो यहाँ पर x की पावर 4 ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है। जब यहाँ x की पावर 4 दिख रहा है तो इस वाले में से हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म 1 चाहिए, तो 1 तो अंदर मिल ही जाएगा ना। जब इसको ओपन करोगे तो एक टर्म 1 आएगा, तो x की पावर 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तभी मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 6c4 माइनस 1। 6c4 की वैल्यू क्या होती है, 6c4 बोलो या 6c2 बोलो, बात एक ही है। 6 इंटू 5/2 -1, तो 30/2 15 -1, यानी कि आंसर क्या हो गया, 14 वेज हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 14। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम इस टाइप से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पर जो डायरेक्ट किए थे उनको भी यहाँ पर ज़रा देखते हैं, क्या उनको भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं क्या। तो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, वैसे तो हमें उनको उन्हीं मेथड से करना है, लेकिन क्या हम उसमें भी मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं क्या। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, हाउ मैनी, याद होगा इस तरह का क्वेश्चन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई में पूछा गया है। हाउ मैनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, हाउ मैनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 इज, तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया गया था, याद है कि नहीं सभी को? क्या होता है कि नॉन नेगेटिव का मतलब हमें जीरो से स्टार्ट करना है, तो जीरो से स्टार्ट करने वाला टर्म क्या होता था, याद है सभी को उस मेथड से? चलिए उस मेथड से तो आपको याद है, नहीं याद है तो आप, मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ पर आपकी ड्यूटी है कि आप वहाँ जाके चेक करें। अगर मैंने यहाँ बता दिया तो फिर आप भूल जाएंगे, तो आप यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उसी से बताऊंगा जो मेथड अभी मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, और उसका नाम है मल्टीनोमियल थ्योरम। तो अब देखते हैं ज़रा, यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे यूज होगी। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 20 है, इसको हमें ऐसे चेक करना है कि हमें क्या कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जो बाहर आगे लिखा है 20, तो हमें क्या लिखना है, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20, जो भी इक्वल में लिखा है उसकी पावर 20, हमें वही कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। और जो r की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, जैसे इसने कहा है ना कि पहले वाले में x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है, तो सब में 20 तक तो एटलीस्ट जाएगा। तो जो x वाला है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि उसने कहा है नॉन नेगेटिव मतलब जीरो से, तो x y z की पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स वाई जेड। हम क्या क्या ले सकते हैं ज़रा समझना है यहाँ पर। क्या मैं जीरो ले सकता हूँ, नॉन नेगेटिव का मतलब ही होता है कि जीरो से लेना है, तो एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो सिलेक्शन। जैसे वहाँ पर याद हो तो आपको कि ये 1% एक्स है, दूसरा वाई, तीसरा जेड है, 3% में 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कुल वही कहानी है। बस यहाँ पे आर की वैल्यू मैं जीरो ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, और कहाँ तक जा सकती है, 20 तक, क्योंकि एक्स की पावर 20 का चाहिए और इक्वल में भी 20 ही चाहिए। तो हम 0 से लेकर 20 तक ही हमारी पॉसिबिलिटी एक्स वाई जेड की बनने वाली है। तो अब हम जरा यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ, और पहले वाली जो सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होगी। 1 से क्यों होगी, क्योंकि x की पावर 0 आएगा, फिर x की पावर 1 आएगा, फिर x की पावर 2 आएगा। x की बात हो रही है, पहले x की 1, x की पावर 1, x की पावर 2 से लेके x की पावर कहाँ तक जाएगा, 20 तक। दूसरा y के लिए भी है। अब y के लिए आपको y लिखने की ज़रूरत नहीं है, y के लिए भी आप जो टर्म लिखेंगे वो x ही लिखेंगे, ये यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी x की पावर 20। z के लिए भी हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x की पावर 20 तक। तो इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर x टू द पावर 20 की होल पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम सीरीज लगा देंगे जीपी की। जैसे ही आप यहाँ पर जीपी की सीरीज लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ, जरा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, a1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर और उसकी होल पावर 3। तो कोफिशिएंट ऑफ हमें क्या चाहिए, x टू द पावर 20 चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 21 की पावर 3 और इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। ये जो नीचे अपॉन में 1 माइनस एक्स दिया है ये ऊपर जाएगा तो होल पावर -3 आ जाएगा। क्या इसमें कभी भी जो ये वाला टर्म है, क्या इसमें कभी भी x की पावर 20 का कोफिशिएंट मिलने वाला है? क्या यहाँ पर कहीं पर कभी भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 मिलेगा क्या? लगा के देख लो 1 प्लस एक्स की होल क्यूब करके या 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 यहाँ मिलेगा निल बटा सन्नाटा यानी कि 0। ठीक है, तो ये तो 0 मिल गया। अब बचा 1 माइनस एक्स की पावर -3, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 में। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, n की वैल्यू 3 है, n प्लस आर 20 माइनस 1 c 20, तो क्या हो जाएगा 22 c 20
या 22C2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं, वैसे तो आपको याद आ गया होगा कि हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड 20 है। अगर याद दिलाऊं आपको तो x प्लस वाई प्लस जेड एक लाइन में, इसका आंसर हमने पिछले क्लासेस में निकाला हुआ है कि जितने भी पार्टीशन है वो देख लेते हैं, तो 3% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 पार्टीशन हो गए। तो फार्मूला हमारा होता था n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, याद है। तो n की जगह पे 20 प्लस आर की जगह 3% में बांटना है, तो 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो 22C2, ये हमारा आंसर। अगर पिछली क्लासेस का आपको याद है तो ये हमने लॉजिक यहाँ पे किया हुआ था, इससे भी करके देखा तो वही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, तो हमें तो वही करना है। बस कोई हमसे कह देता कि भाई आपने क्या मल्टीनोमियल थ्योरम का नाम नहीं सुना क्या, तो हम अनजान हो जाते या हम अपने सर के ऊपर ब्लेम कर देते कि सर ने तो नहीं बताया, अब ये पता नहीं कौन सी नई चीज़ है मल्टीनोमियल थ्योरम। तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा का सारा कर चुके हैं, कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी हम परेशान नहीं होंगे। हमें सीधे सीधे हमें क्या करना है, आंसर निकालना है, चाहे जैसे भी निकालें, किसी भी मेथड से निकालें, कोई भी रूल यूज़ करें, फाइनली हमको आंसर अपना चाहिए होता है, वो भी सही, कि सही आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी मल्टीनोमियल थ्योरम। बाकी हम बाद में बातें करेंगे, फिर अगर कुछ अच्छा मुझे दिखा तो मैं फिर बातें करूँगा आपसे। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारे हो जाते हैं तो हम कैसे उसको करें। तो देखिए टाइम निकालना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट अपनी तरफ से करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे करें। या तो आप आईआईटी का ख्वाब छोड़ दीजिए कि मुझे आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, एनआईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, या तो आप उसको छोड़ दीजिए। और या तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, जितना टाइम मिले, आपको उसको यूटिलाइज़ करना है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है तो हम ज़रूर सीखें। कई बार तो हम स्किप कर जाते हैं, लोग बताते ही नहीं हैं। मैं तो आपको अपनी तरफ से सारा कुछ A to Z देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कोई भी चीज़ बिल्कुल छूटे ही नहीं। 100% आपका जो मटेरियल मिलेगा वो मेंस और एडवांस के लिए ही मिलने वाला है। कोई भी चीज़ AXYZ कुछ भी नहीं छूटने वाला, पूरा का पूरा मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बस आपको यही करना है, शिकायतें छोड़िए कि हमें ये टाइम नहीं, हमें वो टाइम नहीं, हमें ये प्रॉब्लम, वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में क्या रिज़ल्ट आएगा वो आपका डिसाइड करेगा कि आपने मेहनत की थी कि नहीं की थी। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें स्टार्टिंग से, आप कहते हैं कि मैंने पूरी मेहनत की थी लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, कोई नहीं मानेगा। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ शिकायतें ही गिनवानी है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप शिकायतें गिनवाते जाइए, लोग कहेंगे चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको अपने आप को झोंक देना है एकदम कि मुझे जो भी नई चीज़ें मिलेंगी मैं उसको करूँगा और उसको तैयार करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके, बाय बाय।